हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से, जो कि डील करता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट हम किसे कहेंगे? पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन 4 है ये फॉल करता है चैप्टर नंबर 2 में, जो कि डील करता है चैप्टर नोट्स, बिल्स एंड चेक्स से। प्रोमिसरी नोट हम किसे कहेंगे? प्रोमिसरी नोट राइटिंग में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक नोट या फिर करेंसी नोट नहीं है। इस रिटन इंस्ट्रूमेंट पर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, जो कि जो मेकर है इस प्रोमिसरी नोट का, उसने इस पर साइन किए हैं कि वो एक सर्टेन सम, जो मनी है वो भी फिक्स है, कि वो एक सर्टेन सम किसी पर्सन के ऑर्डर पर उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस सर्टेन पर्सन को जिसे देना है वो भी सर्टेन पर्सन है, उसे देगा, या फिर जो भी इस इंस्ट्रूमेंट का बियरर होगा उसे देगा। क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है पर जो बैंक नोट या फिर करेंसी नोट नहीं है, जिस पे अंडरटेकिंग है, मेकर के साइन है कि वो एक सर्टेन मनी एक सर्टेन पर्सन को पे करेगा उसके ऑर्डर पर, या फिर उस पर्सन को पे करेगा जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद इसकी कुछ इलस्ट्रेशन दी गई हैं नीचे, इलस्ट्रेशन ए से लेकर इलस्ट्रेशन एच तक। इनमें से कुछ इलस्ट्रेशन ऐसी हैं जो कि प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल है, और कुछ इलस्ट्रेशन ऐसी हैं जो कि प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम में ये हमसे पूछा जा सकता है कि कोई एक एग्जाम्पल हमारे से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या ये प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। नीचे तो इलस्ट्रेशन जो सेक्शन 4 में दी गई हैं उनमें से ए और बी जो इलस्ट्रेशन है ये तो प्रोमिसरी नोट है, इसके अलावा कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। कैसे है और कैसे नहीं है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया है। अब साइन किया है तो वो रिटर्न भी होगा, तो पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। वो प्रॉमिस करता है कि वो बी को 5,000 रुपये पे करेगा। तो यहाँ पे क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं है, एक सर्टेन सम है और एक सर्टेन पर्सन है। तो ये जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ये एग्जाम्पल हुआ प्रोमिसरी नोट का। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए ने एक रिटन इंस्ट्रूमेंट साइन किया है और उस रिटन इंस्ट्रूमेंट पे उसने क्या लिखा है कि मैं एक्नॉलेज करता हूं अपने आप को कि मैंने बी से कुछ पैसा उधार लिया है जो कि 1,000 रुपये है, जो कि मैं उसकी डिमांड पर उसे ये पे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है? सारी कंडीशन फुलफिल होती है, राइटिंग में है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, सर्टेन सम है और किस पर्सन को पे करना है ये भी क्लियर है। तो ये भी हुआ प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है कि ए ने एक रिटन इंस्ट्रूमेंट साइन किया है जिसपे वो लिखता है कि मिस्टर बी IOU ₹1000। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो ये प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। अब 500 रुपये तो सर्टेन है, पर क्या और सम है ये सर्टेन नहीं है, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए ने एक रिटन इंस्ट्रूमेंट साइन किया है और क्या लिखता है उसमें? आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। कितनी मनी उसने ली हुई है ये भी क्लियर नहीं किया गया है, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। अब नहीं पता है कि उसकी मैरिज सी के साथ कब होगी, और साथ ही यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी है, बल्कि प्रोमिसरी नोट है क्या? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव मी इनफ टू पे दैट सम। यहाँ पे भी जो है कंडीशन लगाई जा रही है कि पैसे कब दिए जाएंगे? डी के डेथ पे, जो कि सर्टेन नहीं है, और उसके साथ ही कंडीशन ये है कि अगर डी पैसे छोड़कर गया तभी देगा, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो 500 रुपये तो देगा, साथ में अपना उसका जो काला घोड़ा है वो भी देगा। अब यहाँ जो अगर हम प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ें तो उन्होंने लिखा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। तो यहाँ पे सर्टेन सम के साथ साथ कुछ और चीज़ भी आ गई, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 5, जो कि डील करता है बिल ऑफ एक्सचेंज से। यहाँ ये कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम किसे कहेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है जिस पे अनकंडीशनल ऑर्डर होगा
मेकर के साइन होंगे और डायरेक्ट किया जाएगा एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए उसके ऑर्डर पर, या फिर एक सर्टेन पर्सन को जो कि उस इंस्ट्रूमेंट का बियरर है। जब हमने प्रोमिसरी नोट किया था वहाँ पे क्या था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर। राइटिंग में ये भी है, साथ ही इस पे भी मेकर के साइन है, यहाँ पे भी सर्टेन सम है और कोई सर्टेन पर्सन है, पर यहाँ पे है अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रोमिसरी नोट में था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। उसके बाद सेक्शन 5 जो कि डील करता है बिल ऑफ एक्सचेंज से, उसके सेकंड पैरा में ये क्लियर करते हैं कि अगर कोई प्रॉमिस किया गया है या कोई ऑर्डर दिया गया है पे करने के लिए, तो उसे हम कंडीशन नहीं मानेंगे, ना ही सेक्शन 4 में और ना ही सेक्शन 5 में। उसके बाद ये जो पैरा है इसको हम डायरेक्ट से रीड करते हैं। ये कहते हैं प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4। यानी कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में प्रॉमिस करना या फिर ऑर्डर करना पेमेंट के लिए ये कंडीशनल नहीं है, क्योंकि बात की गई है ना कि अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए सेक्शन 5 में और सेक्शन 4 में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। तो उसको ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉमिस है या फिर ऑर्डर टू पे है तो इसे हम कंडीशनल नहीं मानेंगे। रीज़न क्या है, बाय रीज़न ऑफ द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड टू बी ऑन लैप्स ऑफ सर्टेन पीरियड आफ्टर द अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। क्या कहते हैं कि पेमेंट के टाइम पे ये कंडीशन फिक्स हुई थी कि एक सर्टेन इवेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद पेमेंट की जाएगी। उसके बाद ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनकाइंड इज सर्टेन टू हैपन। और जो इवेंट फिक्स किया गया है इस पेमेंट का कि इस इवेंट के बाद पेमेंट की जाएगी, ये जो इवेंट है ये सर्टेन है कि ये होगा ही होगा। Although the time of its happening may be uncertain, भले ही कब होगा ये अनसर्टेन हो सकता है, पर अगर ये सर्टेन है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी और इस एक्ट के हो जाने के बाद पेमेंट होगी या ऑर्डर दिया जाएगा पेमेंट को, तो इसे हम कंडीशनल नहीं मानेंगे कि हमने प्रोमिसरी नोट में ये लिख दिया कि अगर ये पर्टिकुलर एक्ट हो जाएगा तो इसके बाद पेमेंट होगी। पर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये एक्ट तो सर्टेन है, पर कब होगा ये अनसर्टेन है। अब अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो इसे हम कंडीशनल नहीं मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में ये कहते हैं द सम पेएबल मे बी सर्टेन। जो पैसा देना है वो सर्टेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कितना देना है। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4, यानी सेक्शन 5 में भी सेक्शन 4 में भी जो अमाउंट देना है वो सर्टेन होना चाहिए। ऑल्दो इट इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट और इज पेएबल एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज और इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज। ये कहते हैं कि ये जो अमाउंट है ये सर्टेन होना चाहिए। अब चाहे इस पे फ्यूचर इंटरेस्ट है या फिर इसके ऊपर कोई रेट ऑफ एक्सचेंज लगा हुआ है तो भी हम इसे सर्टेन ही मानेंगे। अब ये लगा दिए कि आज अगर 5,000 रुपये लिए हैं तो 2 साल के बाद इसे इतने इंटरेस्ट के साथ पे किया जाएगा, तो हम इसको अनसर्टेन नहीं मानेंगे, इसको हम तब भी सर्टेन ही मानेंगे। एंड ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस पेड शैल बिकम ड्यू। जितना अमाउंट पे कर दिया पहले और जितना रह गया इस इंटरेस्ट के साथ वो ड्यू रहेगा जब तक वो उसको पे नहीं कर देता। मतलब ये ओवरऑल कहना चाहते हैं कि अगर कोई अमाउंट है उस पर कोई फ्यूचर इंटरेस्ट है, कोई इंस्टॉलमेंट्स है, कोई रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो उस इंटरेस्ट के साथ भी हम इसे सर्टेन अमाउंट ही मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में कहते हैं द पर्सन टू हुम इट इज़ क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन और दैट पेमेंट इज टू बी मेड मे बी सर्टेन पर्सन। और जिसे दिया जा रहा है वो भी एक सर्टेन पर्सन है, फिक्स्ड पर्सन है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 और 5 दोनों में। ऑल्दो ही इज मिसनेम्ड और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली। अगर प्रोमिसरी नोट में गलत नाम लिख दिया है या गलत डिस्क्रिप्शन लिख दी है तब भी हम उस पर्सन को सर्टेन ही मानेंगे।